Good evening to you all. थोड़ी सी मेंस वाली क्लासेज अभी इरेगुलर ही रहेंगी, क्योंकि अखिलेश सर की थोड़ी सी व्यस्तता है और हमारी कोशिश है कि एटलीस्ट इसको बाइंड अप करने के बाद फिर फर्स्ट वीक के बाद हम लोग जो है रेगुलर बेसिस पर चीजों को शुरू करें, क्योंकि जब तक डेट शीट नहीं आ जाता, मुझे लगता है प्री के भरोसे बैठा रहना समझदारी नहीं है। और कुछ टॉपिक हमने आइडेंटिफाई किए हैं, जिन टॉपिकों पर हमारी कोशिश होगी कि हम मिलें, करेंट के क्लासेज को फर्स्ट वीक के बाद एक बार फिर से हम रिवाइव करेंगे। जैसे क्लाइमेटिक चेंजेस पर COP26 जो हुआ है, 1 से 2 क्लासेज उस पर दिए जाए। दूसरा, अगर आप देखें तो हमारी कोशिश होगी कुनमिंग डिक्लेरेशन ऑन बायोडायवर्सिटी जो है, क्योंकि साइंस एंड टेक में टिपिकल साइंस एंड टेक से प्रश्न कम पूछे जाते हैं, और आप अगर देखें एप्लीकेशन बेस्ड प्रश्न ज्यादा पूछे जाते हैं। इसी प्रकार अगर आप जाकर के देखें तो कुछ और टॉपिक हमने आइडेंटिफाई कर रखे हैं। एक टॉपिक जो आज आपके साथ मैं डिस्कस करने जा रहा हूं, इनिशियल स्टेज में जब पॉलिटी के क्लासेज हो रहे होंगे वहां पर हमने डिस्कस किया था, लेकिन आज कुछ नए एंगल के साथ डिस्कस करूंगा। और वह टॉपिक है वंशवादी राजनीति, दैट इज डायनेस्टिक पॉलिटिक्स। और इसका करेंट कंटेक्स्ट जो है 26 नवंबर 2021 कॉन्स्टिट्यूशन डे, संविधान दिवस है। सरकार ने 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया, क्योंकि भारतीय संविधान को वी द पीपुल ऑफ इंडिया के द्वारा एडॉप्ट किया गया था 26 नवंबर 1949 को, और उसी की मेमोरी में कॉन्स्टिट्यूशन डे की इस सरकार के द्वारा शुरुआत हुई। तो सेंट्रल हॉल में कॉन्स्टिट्यूशन डे पर जो प्राइम मिनिस्टर का स्पीच रहा, उसमें उन्होंने डायनेस्टिक पॉलिटिक्स के मसले को उठाया और प्रमुख विपक्षी दल इंडियन नेशनल कांग्रेस सहित रीजनल पार्टीज में जो डायनेस्टिक पॉलिटिक्स की समस्या है, उस पर उन्होंने तंज करते हुए डायनेस्टिक पॉलिटिक्स को लोकतंत्र के लिए खतरा बतलाया। तो इस स्पीच का पहला पहलू है डायनेस्टिक पॉलिटिक्स को लोकतंत्र के लिए खतरा बतलाना। दूसरी बात जो उन्होंने कही कि कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक जो पारिवारिक पार्टियां हैं, वो लोकतंत्र के लिए मजाक बनी हुई है। क्योंकि इंडियन पॉलिटिक्स में अगर आप देखें
तो आप पाएंगे एक नए फेनोमेनन का इमर्जेंस होता है, एक नया प्रक्रम है। और वह नया प्रक्रम क्या है? पॉलिटिकल पार्टी एज कॉर्पोरेट फैमिली कॉर्पोरेट बिजनेस। आज के डेट में पॉलिटिकल पार्टी को फैमिली कॉर्पोरेट बिजनेस की तर्ज पर चलाया जा रहा है। तो उन्होंने कहा कि यह लोकतंत्र के लिए मजाक है। और कहीं न कहीं यह चिंता का विषय है। किनके लिए चिंता का विषय है? तो यह चिंता का विषय उन लोगों के लिए है जिनका एक कॉन्स्टिट्यूशनल कंसर्न है। यह चिंता का विषय उनके लिए है, यह चिंता का विषय उनके लिए है जो कहीं न कहीं जिनका डेमोक्रेटिक कंसर्न है, जो लोकतंत्र के प्रति आस्थावान है। इनके लिए यह चिंता का विषय बनकर आता। और तीसरी बात उन्होंने कही, वह क्या? लोकतांत्रिक चरित्र खो चुके इन राजनीतिक दलों से लोकतंत्र की रक्षा की उम्मीद नहीं की जा सकती। ये तीन एंगल हैं जो प्राइम मिनिस्टर के स्पीच से इमर्ज करते हुए आते। और मुझे लगता कि हम में से हर कोई, ये प्राइम मिनिस्टर के केवल कंसर्न नहीं है, हम में से हर कोई जो डेमोक्रेटिक कंसर्न रखता है, हम में से हर कोई जो कॉन्स्टिट्यूशनल कंसर्न रखता है, प्रधानमंत्री जी की इन बातों से सहमत होगा और प्रधानमंत्री की इन चिंताओं से उसके ताल्लुक होंगे। क्योंकि निश्चित तौर पर डायनेस्टिक पॉलिटिक्स जो है वह कहीं न कहीं लोकतंत्र के लिए खतरा है, इनकार नहीं किया जा सकता। क्योंकि डायनेस्टिक पॉलिटिक्स के कारण अगर आप देखें तो लेवल प्लेइंग फील्ड प्रभावित हो रहा है। इसके कारण, डायनेस्टिक पॉलिटिक्स के कारण जो है, जो पॉलिटिकल बैकग्राउंड से आने वाले लोग हैं उनको अनड्यू पॉलिटिकल एडवांटेजेस प्राप्त होते हैं कई स्तरों पर। और अगर अनड्यू पॉलिटिकल एडवांटेजेस उन्हें मिलते, अगर वे अनुचित राजनीतिक लाभ की स्थिति में होते, और इसके कारण ग्रास रूट लेवल पर डेमोक्रेटाइजेशन का प्रोसेस बाधित होता है। जमीनी स्तर पर लोकतंत्रीकरण की प्रक्रिया अवरुद्ध होती है। जमीनी स्तर पर लोकतंत्र का विकास
और जमीनी स्तर पर लोकतंत्र की मजबूती इसके कारण प्रभावित होती। इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। और अल्टीमेटली अगर हम जाकर के देखें तो इस रूप में डायनेस्टिक पॉलिटिक्स जो है, लोग मतलब डेमोक्रेटाइजेशन के रास्ते में, लोकतंत्रीकरण के रास्ते में, मजबूत लोकतंत्र के उभार और विकास की प्रक्रिया में, स्ट्रेंथनिंग ऑफ द डेमोक्रेसी, इंडियन डेमोक्रेसी के रास्ते में, यह एक मेजर कंस्ट्रेंट के रूप में इमर्ज करता है। दूसरा कंटेक्स्ट अगर आप जाकर के देखें, इस तथ्य से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि ऐसे पॉलिटिकल पार्टी या ऐसी पॉलिटिकल लीडरशिप जो डेमोक्रेटिक कैरेक्टर को लूज कर चुकी है, जिसके लोकतांत्रिक चरित्र का पतन हो चुका है, ऐसे पॉलिटिकल पार्टी और ऐसी पॉलिटिकल लीडरशिप से डेमोक्रेसी की स्ट्रेंथनिंग की हम उम्मीद नहीं कर सकते। और इसलिए मैंने कहा कि प्रधानमंत्री की चिंता वाजिब है। लेकिन अब इसके दूसरे पहलू की तरफ जाऊंगा। क्या वाकई हमारे प्रधानमंत्री डायनेस्टिक पॉलिटिक्स को लेकर के चिंतित हैं? और अगर वाकई वो डायनेस्टिक पॉलिटिक्स को लेकर के चिंतित हैं, तो हमें यह भी तो देखना होगा कि करीब करीब पिछले 7.5 वर्षों के दौरान जब वो पावर में रहे, डायनेस्टिक पॉलिटिक्स को वीकेन करने और डेमोक्रेटिक स्ट्रेंथनिंग के लिए उन्होंने क्या किया? वंशवादी राजनीति को कमजोर करने और वंशवादी राजनीति को कमजोर करते हुए लोकतंत्र को मजबूती प्रदान करने के लिए उन्होंने क्या किया? दरअसल डेमोक्रेटिक स्ट्रेंथनिंग, हेल्दी डेमोक्रेटिक वैल्यूज एंड एथिक्स का विकास, स्वस्थ लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास जो है, उसमें लेवल प्लेइंग फील्ड अहम रोल प्ले करता हुआ आता। लेवल प्लेइंग फील्ड मतलब राजनीतिक प्रतिस्पर्धा के समान अवसर की उपलब्धता मायने रखती। यह प्रश्न कहीं अधिक अहम है। डायनेस्टिक पॉलिटिक्स अपने आप में बुरी चीज नहीं है। डायनेस्टिक पॉलिटिक्स इसलिए बुरी है, वंशवादी राजनीति इसलिए बुरी है क्योंकि इसके कारण लेवल प्लेइंग फील्ड अफेक्टेड होता है। सबों के लिए समान राजनीतिक अवसरों की उपलब्धता कहीं न कहीं प्रभावित होती हुई आती। तो इसका मतलब यह है कि अगर वाकई हमारा डेमोक्रेटिक कंसर्न है, अगर वाकई हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल कंसर्न है, तो हमें यह देखना होगा कि ये लेवल प्लेइंग फील्ड का क्रिएशन डेमोक्रेटिक सेटअप के अंदर किन किन चीजों से प्रभावित होता। क्या यह केवल डायनेस्टिक पॉलिटिक्स से प्रभावित होता है? क्या आप बतला सकते कि लेवल प्लेइंग फील्ड को खतरा केवल डायनेस्टिक पॉलिटिक्स से नहीं है? लेवल प्लेइंग फील्ड को खतरा पर्सनालिटी सेंट्रिक पॉलिटिक्स के कारण भी, व्यक्ति केंद्रित राजनीति के कारण भी। व्यक्ति केंद्रित राजनीति कहीं ना कहीं
इशूज को, वैल्यू बेस्ड पॉलिटिक्स को साइडलाइन करती है, उसको किनारे करती है, व्यक्ति और व्यक्तित्व की अहमियत को स्थापित करती हुई आती। और कहीं ना कहीं उसके कारण लेवल प्लेइंग फील्ड का क्रिएशन बाधित होता है। नंबर 3, अगर आप देखें, लेवल प्लेइंग फील्ड के क्रिएशन के लिए आवश्यक है पॉलिटिकल पार्टी के भीतर इंटरनल डेमोक्रेसी को इंश्योर किया जाना। राजनीतिक दलों के भीतर आंतरिक लोकतंत्र को सुनिश्चित किया जाना। नंबर 4, जब आप लेवल प्लेइंग फील्ड के क्रिएशन की बात करते तो इसका संदर्भ जो है इंक्लूसिव डेमोक्रेसी से भी जाकर जुड़ता। लोकतंत्र का स्वरूप अगर समावेशी नहीं होगा तो लोकतंत्र मजबूत नहीं होगा, और लोकतंत्र का स्वरूप तब तक समावेशी नहीं होगा, लोकतंत्र तब तक इंक्लूसिव नहीं होगा जब तक कि लेवल प्लेइंग फील्ड के क्रिएशन के जरिए ग्रास रूट लेवल पर डेमोक्रेटाइजेशन के प्रोसेस को प्रमोट ना किया जाए, स्ट्रेंथन नहीं किया जाए। और अगर इस पूरे के पूरे प्रोसेस में देखें तो कंप्रिहेंसिव इकोनॉमिक रिफॉर्म में एक अहम मसले के रूप में सामने आता। बिना व्यापक चुनावी सुधारों की प्रक्रिया को आगे बढ़ाए बिना, आज अगर देखें तो एक बड़ा प्रश्न उभर करके आ रहा है, इलेक्शन फंडिंग का प्रश्न। क्योंकि इलेक्शन फंडिंग का वन साइडेड फ्लो जो है वह लेवल प्लेइंग फील्ड के क्रिएशन को बाधित कर रहा है। और इलेक्शन फंडिंग के कंटेक्स्ट में देखें, ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी एक अहम प्रश्न के रूप में उभर कर सामने आया। चुनावी चंदे के संदर्भ में स्पष्टता, पारदर्शिता और जवाबदेही का प्रश्न एक अहम प्रश्न के रूप में सामने आया। ये तमाम प्रश्न ऐसे हैं जिनका संबंध डेमोक्रेटिक कंसर्न से जाकर जुड़ता है। और अगर इन तमाम मसलों पर प्रधानमंत्री के रवैये को देखें तो वह आश्वस्त करता हुआ नहीं दिखाई पड़ता। इन तमाम मसलों पर रूलिंग पार्टी के अप्रोच को देखें, आज के कंटेक्स्ट में देखें तो एक लेफ्ट को छोड़ दे, वामपंथी दलों को छोड़ दे, तो किसी भी राजनीतिक दल में आपको इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं दिखेगी, आंतरिक लोकतंत्र नहीं दिखेगा। कल तक भाजपा में सांगठनिक स्तरों पर चुनाव होते थे, स्थानीय स्तर पर। आज के कंटेक्स्ट में देखें तो ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पर जो इलेक्शन होता था वो प्रोसेस बंद हो चुका है, और संगठन के स्तर पर पदाधिकारियों के मनोनयन की संस्कृति, नॉमिनेशन का कल्चर वहां पर डेवलप करता चला गया। और अगर रूलिंग पार्टी के भीतर नॉमिनेशन का कल्चर यह डेवलप करता चला गया, और यहां पर भाजपा की इसलिए बात कर रहा हूं
कमोवेश लेफ्ट को छोड़ दे तो हर पॉलिटिकल पार्टी की यही स्थिति आपको दिखाई पड़ेगी। भाजपा की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने डेमोक्रेटिक कंसर्न को, कॉन्स्टिट्यूशनल कंसर्न को शो किया है, लोकतंत्र के भविष्य को लेकर के चिंता प्रदर्शित की। और अगर उन्होंने लोकतंत्र के भविष्य को लेकर के चिंता प्रदर्शित की है तो निश्चित तौर पर इस प्रश्न पर विचार होना चाहिए कि उनकी चिंता वाजिब है या उनकी चिंता दिखावटी है। क्या पॉलिटिकल स्कोर के लिए, क्या पॉलिटिकल राइवलरी को सेटल करने के लिए वो इस तरह के मसले को उठा रहे हैं, यह जानना हमारे लिए जरूरी है। इसको ओवरलुक नहीं किया जा सकता। आज के कंटेक्स्ट में अगर बात करें तो मुझे नहीं ध्यान में है कि एक राजनीतिक दल के रूप में भाजपा के अध्यक्ष का चुनाव अंतिम बार कब हुआ था और किस व्यक्ति को हरा करके भाजपा के अध्यक्ष की नियुक्ति हुई थी। जब पार्टी के इंटरनल डेमोक्रेसी की बात करते तो इसके कंटेक्स्ट में हम बात करते। नहीं, अदर तरीके से अगर इलेक्शन की बात होगी तो वो हर पॉलिटिकल पार्टी में इलेक्शन होता उस तरीके से। अब अगर इसके कंटेक्स्ट में जाकर के देखें, मुझे नहीं लगता कि इंटरनल डेमोक्रेसी को लेकर के कोई भी पॉलिटिकल पार्टी गंभीर है। मुझे नहीं लगता चुनावी चंदे में स्पष्टता और पारदर्शिता को लेकर के कोई पार्टी गंभीर है। जिस समय यूपीए की सरकार थी उस समय पॉलिटिकल पार्टी को आरटीआई के दायरे में लाए जाने की बात की गई थी और उस समय सारे राजनीतिक दलों ने, अपवाद स्वरूप इक्के दुक्के को छोड़ दो तो सारे राजनीतिक दलों ने पॉलिटिकल पार्टी को आरटीआई के दायरे में लाए जाने का विरोध किया था। लेफ्ट के कुछ दल थे जिन्होंने उनको समर्थन दिया था। जब एनडीए की सरकार बनती है तो एनडीए की सरकार बनने की स्थिति में देखेंगे इलेक्शन रिफॉर्म और इलेक्शन फंडिंग के नाम पर जो इनिशिएटिव लिए गए, उस इनिशिएटिव ने इलेक्शन फंडिंग को लेकर जो ट्रांसपेरेंसी, जो भी थोड़ी बहुत ट्रांसपेरेंसी थी, उसको भी समाप्त कर दिया। अब आपको पता ही नहीं चलेगा कि वो फंडिंग किसके द्वारा की जा रही है, फंडिंग के सोर्स क्या है और फंडिंग किसे की जा रही है। बस समय समय पर रिपोर्ट जो प्रकाशित होते हैं उससे पता चलता कि 82%, 85% फंड जो है उसका फ्लो भाजपा की तरफ है। और इसीलिए इसको सीरियस नोट पर लिया जाना चाहिए। तीसरी बात जो मैं कहना चाहता, पिछले 7-8 वर्षों की पूरी राजनीति को देखें तो पर्सनालिटी सेंट्रिक पॉलिटिक्स। हमेशा ध्यान रखेंगे, व्यक्ति और व्यक्तित्व जब भी मजबूत हुए हैं भारतीय राजनीति में, मुद्दे हाशिए पर गए हैं, और व्यक्ति और व्यक्तित्व जब भी कमजोर हुए हैं, मुद्दों को केंद्रीयता हासिल हुई है, इशूज की सेंट्रलिटी देखी जा सकती है। क्योंकि अगर व्यक्ति और व्यक्तित्व केंद्रित राजनीति होगी तो उस स्थिति में जो लोकतंत्र निर्मित होगा, कहीं ना कहीं
उसके इंक्लूसिव होने की संभावना कम होगी। अगर पर्सनालिटी सेंट्रिक पॉलिटिक्स होगा तो ग्रास रूट लेवल पर डेमोक्रेटाइजेशन का प्रोसेस और ग्रास रूट लेवल से टॉप तक डेमोक्रेटिक लीडरशिप का जो इवैल्यूएशन होता, लोकतांत्रिक नेतृत्व का जो उभार होता है या उभार की या पूरी की पूरी प्रक्रिया अवरुद्ध होगी। और लास्ट पॉइंट मैं कहना चाहूंगा इस पूरे के पूरे कंटेक्स्ट में, यह कहना चाहूंगा कि भारतीय राजनीति जो है कहीं न कहीं एक कंट्राडिक्शन से गुजर रही है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक वर्सेस डायनेस्टिक पॉलिटिक्स। डायनेस्टिक पॉलिटिक्स का डेमोक्रेसी से भी कंट्राडिक्शन है और डायनेस्टिक पॉलिटिक्स का रिपब्लिक से भी कंट्राडिक्शन है। तो एक तो ये कंसर्न था लेवल प्लेइंग फील्ड का, और पॉलिटिकल पार्टी के बीच पॉलिटिकल पार्टी के भीतर इंटरनल डेमोक्रेसी का प्रश्न, जिसको लेकर के प्रधानमंत्री और सत्तारूढ़ दल के साथ साथ कोई भी दल गंभीर नहीं दिखता। एक दूसरा प्रश्न इमर्ज करता, वह दूसरा प्रश्न क्या है? क्या वाकई हमारे प्रधानमंत्री डायनेस्टिक पॉलिटिक्स को लेकर के गंभीर हैं? और इस प्रश्न का उत्तर तलाशने के लिए हमें यह देखना होगा कि अपने सहयोगी दलों के डायनेस्टिक पॉलिटिक्स के प्रति प्राइम मिनिस्टर का अप्रोच क्या है, और अपने वे जिस राजनीतिक दल से आते हैं उस राजनीतिक दल के डायनेस्टिक पॉलिटिक्स के प्रति उनका अप्रोच क्या है। तो अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो एक सेलेक्टिव अप्रोच आपको डायनेस्टिक पॉलिटिक्स को लेकर के दिखाई पड़ेगा। भारतीय प्रधानमंत्री का अप्रोच डायनेस्टिक पॉलिटिक्स को लेकर सिलेक्टिव है। विरोधी दलों, चाहे वह कांग्रेस हो या फिर अन्य क्षेत्रीय पार्टियां जो सत्तारूढ़ दल के विरोध में खड़ी है, उसके डायनेस्टिक पॉलिटिक्स को लेकर के प्रधानमंत्री जी और भाजपा का नेतृत्व जो है वह कहीं ज्यादा आक्रामक दिखाई पड़ता है। लेकिन अपने सहयोगी दलों और अपने भीतर के डायनेस्टिक पॉलिटिक्स को लेकर के उसमें एक्सेप्टेंस दिखाई पड़ेगा। वहां पर आप देखेंगे तो एक प्रकार का दोहरापन दिखाई पड़ेगा आपको। जब आप भाजपा के भीतर, और यह दोहरापन आपको प्राइम मिनिस्टर के स्पीच में भी दिखाई पड़ेगा, मतलब उनका विरोध जो है डायनेस्टिक पॉलिटिक्स मात्र के प्रति नहीं है,
ऐसा लगता है उनका विरोध ऑपोजिशन के पॉलिटिक्स में जो डायनेस्टिक पॉलिटिक्स है उसके प्रति है। आप अगर देखें डायनेस्टिक पॉलिटिक्स को वो डिफरेंशिएट करते, डायनेस्टिक पॉलिटिक्स एट अबव, डायनेस्टिक पॉलिटिक्स एट बिलो, ये डिफरेंशिएशन दिखाई पड़ेगा। ऐसा लगेगा कि शीर्ष पर अगर डायनेस्टिक पॉलिटिक्स है, वंशवादी राजनीति सरकार और संगठन के शीर्ष पर है तो वो बुरी है, हां एक्सेप्टेबल है वो लोअर लेवल पर। आज अगर जाकर के देखें, ये जो दोहरापन है, जबकि डायनेस्टिक पॉलिटिक्स की मुकम्मल समझ यह कहती है कि टॉप मोस्ट लेवल पर जो डायनेस्टिक पॉलिटिक्स है, वंशवादी राजनीति है, वो ग्रास रूट लेवल पर, लोकल लेवल पर जो डायनेस्टिक पॉलिटिक्स है उसको जस्टिफाई करता, और लोकल लेवल पर जो डायनेस्टिक पॉलिटिक्स है वो टॉप मोस्ट लेवल पर के डायनेस्टिक पॉलिटिक्स को स्ट्रेंथन करता हुआ आता है। और इसीलिए जब हम वंशवादी राजनीति की बात करते हैं तो हर प्रकार की वंशवादी राजनीति के विरोध में हमें खड़ा होना चाहिए। आज अगर आप देखें, ऐसा नहीं हो सकता कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के संदर्भ में वंशवादी राजनीति बुरी चीज हो और मेनका गांधी और वरुण गांधी के संदर्भ में वो जस्टिफाइड हो। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि जब तक ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस में है तब तक वो वंशवादी राजनीति को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे भाजपा उन्होंने ज्वाइन किया वो पॉपुलर पॉलिटिशियन में तब्दील हो जाते हैं। वहां भी जाकर के देखे तो तीसरी पीढ़ी राजनीति में मौजूद है, चौथी पीढ़ी की पृष्ठभूमि तैयार हो रही है। कल्याण सिंह की तीसरी पीढ़ी राजनीति में मौजूद दिखाई पड़ेगी। और ऐसा नहीं कि एक्सेप्शनल केस में एक दो उदाहरण है, ऐसे उदाहरण आपको भरी परी मिलेंगे भाजपा में, जिन्होंने चीफ मिनिस्टर तक के चेयर को संभाला है, जिन्होंने केंद्र में कैबिनेट मिनिस्टर तक के पद को संभाला है। ऐसा नहीं हो सकता कि महबूबा मुफ्ती जो हैं और पीडीपी जब तक भाजपा के सहयोगी दल की भूमिका में है वो डायनेस्टिक पॉलिटिक्स को रिप्रेजेंट न करती हो, और जिस दिन से गठबंधन टूटा उस दिन से वो वंशवादी राजनीति के प्रतीक में तब्दील हो जाए। वंशवाद चाहे अकाली दल का हो, चाहे पीडीपी का हो, चाहे राजद का हो, चाहे सपा का हो, चाहे बसपा का हो, चाहे टीएमसी का हो, चाहे भाजपा का हो, चाहे कांग्रेस का हो, वंशवादी राजनीति मात्र के विरोध में हमें खड़ा होना होगा। तो वंशवादी राजनीति को लेकर जो प्रधानमंत्री और भाजपा का अंतर विरोध है वो दो कंटेक्स्ट में है, दो तीन कंटेक्स्ट कर लें। एक तो सिलेक्टिव अप्रोच है नंबर 1, दूसरा आप देखें वो डायनेस्टिक पॉलिटिक्स एट टॉप, डायनेस्टिक पॉलिटिक्स एट बॉटम के बीच डिफरेंशिएट करते, और तीसरा केवल डिफरेंशिएट नहीं करते बल्कि वो पॉपुलर विल के आधार पर, पब्लिक मैंडेट के आधार पर, जनता की इच्छाओं और जनता के बीच स्वीकृति के आधार पर स्थानीय स्तर पर जो वंशवादी राजनीति है उसको जस्टिफाई भी करते दिखाई पड़ेंगे, और उस जस्टिफिकेशन के जरिए अपने भीतर जो वंशवादी राजनीति के सिंबल मौजूद हैं
उनको जस्टिफाई करते दिखाई पड़ते। तो इस तरीके से तो वंशवादी राजनीति से लड़ा नहीं जा सकता। ये एक कंटेक्स्ट है। अब मैं आता हूं, मुझे लगता है इंडियन कंटेक्स्ट में डायनेस्टिक पॉलिटिक्स पर विस्तार से विचार होना चाहिए, क्योंकि डायनेस्टिक पॉलिटिक्स का एक हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट है। डायनेस्टिक पॉलिटिक्स जो है हिस्टोरिकल लीगेसी को रिप्रेजेंट करती हुई आती है। अगर आप इस कंटेक्स्ट में जाकर के देखें, इंडियन सोसाइटी, इंडियन कल्चर को देखें, इंडियन सोशल कल्चरल माइंडसेट को देखें, कॉन्सेप्ट ऑफ वर्ण जो लेटर ऑन ट्रांसफॉर्म करता है कॉन्सेप्ट ऑफ कास्ट में, वर्ण की अवधारणा जो आगे चल करके जाति की अवधारणा में रूपांतरित होती हुई आती। वर्ण की अवधारणा का पेशा से जाकर के संबंध जुड़ता है। इनिशियली इसमें फ्लेक्सिबिलिटी थी, लोचशीलता थी, लेकिन आगे चल करके देखें, जब यह अवधारणा जन्मगत होती है तो प्रोफेशन जो है वंशानुगत होने लगता। तो प्रोफेशन हमारे यहां जो है, हमारे सोशल कल्चरल माइंडसेट में बर्थ बेस्ड होने लगा, और केवल बर्थ बेस्ड नहीं होने लगा, बल्कि हमारे सोशल स्ट्रक्चर, हमारे फैमिली स्ट्रक्चर ने उसे बर्थ बेस्ड प्रोफेशन को इंस्टीट्यूशनलाइज करने का काम किया। जन्मगत पेशे की अवधारणा को संस्थागत स्वरूप प्रदान किया। क्योंकि अगर आप जाकर के देखें तो फैमिली और सोशल स्ट्रक्चर जो है कहीं ना कहीं उन पेशों के लिए